जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे मेरे हिसाब से और काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपनी पुलिस की। ठीक है, पुलिस के एग्ज़ाम की काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे आप। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि आप हमारी क्लास में बने रहे, ट्रिकी एकेडमी के साथ बने रहें और हर क्लास के जितने भी 50-50 क्वेश्चन है साइंस के अदर सब्जेक्ट से, तो वो कंटिन्यू करते रहें, जुड़े रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ और हर सब्जेक्ट का मज़ा लीजिए ताकि आप अपने एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर कर सकें। ठीक है, इस बार आपको वर्दी हासिल करनी है, इसीलिए हर बार कहती हूँ मैं कि अब की बार पुलिस पार। ठीक है, शुरुआत करते हैं छार के बारे में कि छार का जो स्वाद होता है ये कैसा होता है। कल ही की क्लास में मैंने आपको बताया था अम्ल के स्वाद के बारे में। अम्लों का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, खट्टा यानी कि सौर होता है। लेकिन जो छार होते हैं, छार के बारे में भी बताया था कि छार का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, कड़वा, कड़वा, जिसको कहा जाता है बिटर, बिटर होता है। छार का स्वाद कैसा होता है, बिटर। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। ऐसे भस्म जो जल में घुल जाते हैं उनको कहा जाता है छार। क्या कहा जाता है उनको? छार ही कहा जाता है। छार यानी कि बेस, बेस कहा जाता है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीला लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है? नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है? तो देखिए इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक क्या है इसकी? अनिल छालानी, अनिल छालानी। अ से क्या है? अम्ल, और नील से क्या है? नीला, और ल से लाल। तो जो नीले को लाल कर देता है वो क्या कहलाते हैं? वो अम्ल कहलाते हैं। और जो लाल को नीला कर देते हैं, छा, छा से क्या है? छार, और ये ला से लाल और नी से नीला। तो जो लाल को नीला कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? छार। हमसे क्या पूछा गया है कि नीले लिटमस पेपर को लाल कौन कर देता है? तो नीले को लाल कौन कर रहा है? तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अम्ल, अम्ल यानी कि एसिड। ठीक है, अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। लाल लिटमस को नीला कौन करता है? अभी बताया मैंने, लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? वो कर देता है छार यानी कि बेस। ठीक है, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। लेकिन क्षार जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है अम्लों में? तो जो अम्ल में पाया जाता है वो होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो रहता है इसमें सर्वाधिक होता है। जैसे कि आपने सुना ही होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, है ना, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, सब में हाइड्रोजन आ रहा है। तो इसका जो सर्वाधिक अनिवार्य रूप है वो क्या है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। तो ये सर्वाधिक मात्रा में आता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है। प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है प्रयोगशाला में। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो होता है ये लाइकेन पौधे से बनता है। किससे बनते हैं लिटमस पेपर? जितने भी टाइप के केमिस्ट्री में या रसायन में 12 प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं और ये लिटमस पेपर किससे प्राप्त होते हैं? तो ये लाइकेन पौधे से प्राप्त होते हैं। लाइकेन पौधे से, लाइकेन एक पौधा है। ठीक है, लाइकेन पौधे से प्राप्त होते हैं क्या? लिटमस पेपर। इनकी जो पत्तियां होती है उनसे कागज बनाया जाता है और उनके ऊपर अलग अलग वर्णक डाल दिया जाता है जिससे वो अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। तो रसायन शास्त्र में 12 प्रकार के लिटमस पेपर होते हैं जो कि लाइकेन पौधे से बनते हैं। और लाइकेन पौधा किससे बनता है? तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि कवक और शैवाल के, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से, कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध। कैसे? शैवाल जो होते हैं ये किस रंग के होते हैं? शैवाल जो होते हैं ये हरे रंग के होते हैं। किस रंग के होते हैं ये? हरे रंग के। शैवाल जो होते हैं ये हरे रंग के होते हैं और कवक जो होते हैं ये रंगहीन होते हैं।
मतलब इनका कोई रंग नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये सफ़ेद रंग के होते हैं। तो ये तो हरे थे, तो ये हरे रंग के कारण क्या करेंगे, ये अपना भोजन बना लेंगे। किस विधि के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की विधि के द्वारा ये अपना भोजन बना लेंगे। और कवक रंगहीन है तो इनमें क्या पाया जाता है, ये सफ़ेद रंग के होते हैं, तो इनमें क्या पाया जाता है, पानी। तो ये जो रहेंगे शैवाल, ये अपना भोजन किसको देंगे, कवक को। और ये जो कवक हैं ये अपना पानी दे देंगे किसको, शैवाल को। तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक भोजन के लिए और एक पानी के लिए। तो इनके बीच में एक संबंध बन जाता है, जिस संबंध को क्या कहा जाता है, सहजीवी संबंध। क्या कहा जाता है इस संबंध को, सहजीवी संबंध। संबंध को कहा जाता है सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है इसको। यहां लिख देती हूं मैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। इसको क्या कहा जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है। तो इसी से निर्माण हो जाता है किसका, इस लाइकेन पौधे का। कवक और शैवाल के सहजीवी संबंध से ही किसका निर्माण हो जाता है, इस लाइकेन पौधे का। और यही लाइकेन पौधा है जिसके द्वारा क्या बनाए जाते हैं, लिटमस पेपर। साथ में लाइकेन पौधे को ही वायु प्रदूषण सूचकांक पौधा भी कहा जाता है। ये मैंने कल की क्लास में भी आपको बताया था कि लाइकेन पौधे को ही कहा जाता है वायु प्रदूषण सूचकांक पौधा। तो जिस भी एरिया में लाइकेन पौधा होगा वहां से 15 मीटर की रेंज पर कोई भी वायु प्रदूषण नहीं होगा, किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। मतलब कि सल्फर डाइऑक्साइड इसमें मुख्य होता है, तो ये गैस नहीं पाई जाएगी वहां पर। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कार्बन के दो अपर रूप। कार्बन के दो अपर रूप बताने। तो जो कार्बन के मुख्य अपर रूप हैं, एक तो है हीरा और जो दूसरा है वो है ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट। जी, कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, एक होता है हीरा और दूसरा होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है। वैसे तो कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं, तो देखिए, पहला जो अपर रूप है होता है वो तो हीरा ही है, दूसरा ग्रेफाइट ही है, ग्रेफाइट। तीसरा जो है वो है ग्रेफिन, और चौथा जो है वो है फुलरीन, फुलरीन। तो ये कार्बन के 4 अपर रूप होते हैं। लेकिन आपसे कितने पूछे गए हैं, 2 पूछे गए। तो आप क्या बताओगे, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पेंसिल का सीसा, मतलब कि जो पेंसिल की नोक होती है वो किसकी बनी होती है। पेंसिल की नोक या पेंसिल का सीसा जो होता है वो किसका बना होता है, तो वो ग्रेफाइट का बना होता है, ग्रेफाइट का। ठीक है, ग्रे कलर की होती है इसकी निप, पेंसिल की जो निप होती है वो ग्रे कलर की होती है, किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तित होना कहलाता है, या वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है वाष्प में परिवर्तन, तो ये कहलाता है ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सब्लीमेशन, सब्लीमेशन। कैसे होता है, आपने कपूर देखी होगी, कपूर जो होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो आपसे क्या पूछा है, किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। कपूर जो होती है ये ठोस अवस्था में होती है, लेकिन जब आप इसको खुला छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद ये गायब हो जाती है, क्योंकि इसका वाष्पन हो जाता है। ये ठोस से सीधे किस में बदल जाती है, वाष्प अवस्था में। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर को शुद्ध किया जाता है। कपूर को शुद्ध किसके द्वारा किया जाता है, तो वही अपोजिट क्वेश्चन हो गया इसका, किसके द्वारा किया जाता है, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, ऊर्ध्वपातन के द्वारा, सब्लिमेशन के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व। भूपर्पटी यानी कि जो अर्थ क्रस्ट है, इसके ऊपर ज़्यादा मात्रा में कौन सा एलिमेंट या कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जो तत्व पाया जाता है वो कौन सा है? ऑक्सीजन। भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम कौन सा है? U-238। जो बम ब्लास्ट हुए थे हिरोशिमा और नागासाकी में, वहां पर इसका प्रयोग किया गया था। यूरेनियम 238 का एक विस्फोटक पदार्थ होते हैं जो कि बम के निर्माण में या विस्फोट करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लोहे का निष्कर्षक होता है। लोहे का निष्कर्षक किसके द्वारा होता है? हेमेटाइट के द्वारा। हेमेटाइट के द्वारा, ठीक है, हेमेटाइट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षक होता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षक होगा बॉक्साइट के द्वारा। एल्यूमिनियम का निष्कर्षक क्या होगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट, ठीक है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षक। निष्कर्षक या आप अयस्क भी बोल सकते हैं। लोहे का निष्कर्षक पूछा था, मतलब लोहे का अयस्क पूछा था, तो वो क्या होता है? हेमेटाइट होता है। और एल्यूमिनियम का निष्कर्षक यानी कि अयस्क पूछा गया तो इसका क्या होता है? बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे का निष्कर्षक। तांबे का निष्कर्षक क्या होता है? कॉपर पाइराइट्स। कॉपर पाइराइट्स, कॉपर पाइराइट्स होता है, ठीक है, इसका अयस्क या इसका निष्कर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक पूछा है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किससे प्रदर्शित किया जाता है? ए और इसके ऊपर ऐसी बिंदी, एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी का पूरा नाम बताइए। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? डीडीटी का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनॉइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, TNT का पूरा नाम। TNT का पूरा नाम है ट्राई नाइट्रो टोलुइन। ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ये भी क्या है? ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है, ट्राई नाइट्रो टोलुइन, ठीक है। नेक्स्ट है RDX। RDX का पूरा नाम क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव्स, ठीक है। RDX का पूरा नाम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव्स। अगला प्रश्न है आपका, RDX का अन्य नाम सॉरी, RDX का अन्य नाम क्या है? साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। RDX का प्रयोग आपने सुना ही होगा कि पुलवामा कांड जब हुआ था तो एक कार में RDX, बहुत सारा RDX लेकर जाया जा रहा था और उसी के कारण वहां पर ब्लास्ट हो गया था, जिसके कारण बहुत सारे हमारे आर्मी के जितने भी सैनिक थे वो सारे के सारे शहीद हो चुके थे। तो RDX जो है बहुत ही घातक
विस्फोटक पदार्थ है। इसमें क्या होता है कि जो भी व्यक्ति इसके कांटेक्ट में आ जाता है विस्फोट हो जाता है, उसके छीतड़े छीतड़े उड़ जाते हैं। ठीक है, तो RDX पुलवामा कांड में इसका प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का प्रमुख अवयव, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या होता है? डायनामाइट का प्रमुख अवयव है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। अगला प्रश्न है, DDT कीटाणुनाशक बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है? DDT, तो ये बनाया जाता है क्लोरेला के द्वारा। ठीक है, क्लोरेला जो होता है एक कार्बनिक पदार्थ होता है। जब एथिल एल्कोहल पर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है तब प्राप्त होता है क्या? क्लोरल, क्लोरेला नहीं, क्लोरल प्राप्त होता है। ठीक है, क्लोरल, इसका आंसर क्या आएगा? क्लोरल। और क्लोरल क्या है? तो ये कार्बनिक पदार्थ होता है और ये कब प्राप्त किया जाता है? तो जब एथिल एल्कोहल पर क्लोरीन की क्रिया करवाई जाती है तब प्राप्त होता है क्लोरल। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है बताइए? इसका रंग होता है काला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क, यूरेनियम का प्रमुख अयस्क क्या होता है? यूरेनियम का प्रमुख अयस्क होता है पिच ब्लेड, पिच ब्लेड। शायद कुछ लोगों को इसका फॉर्मूला भी पता होगा, UO2, पिच ब्लेड UO2। और इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है काला, ये काले रंग का होता है। ठीक है, यूरेनियम का जो अयस्क होता है उसका नाम है पिच ब्लेड, जिसका फॉर्मूला होता है UO2 और ये काले रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराड इकाई है, फेराड, फेराड जो इकाई होती है ये किसकी होती है? धारिता की। किसकी इकाई होती है ये? धारिता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर की टेप लेपित की जाती है, टेप रिकॉर्डर के ऊपर जो भी लेपित किया जाता है वो किसका किया जाता है? तो वो किया जाता है पैरामैग्नेटिक चूर्ण से। किससे किया जाता है? पैरामैग्नेटिक चूर्ण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के आविष्कारक, पोर्टलैंड सीमेंट किसने बनाया था? तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाया था जोसेफ एस्पडीन ने, जोसेफ एस्पडीन। कब बनाया था? 1872 में। ठीक है, 1872 में जोसेफ एस्पडीन के द्वारा बनाया गया था पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? एक तो होता है चूना, दूसरा होता है सिलिका और तीसरा होता है एल्यूमिना। वैसे इसमें आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम भी मिलाया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है इसके अंदर मैग्नीशियम और आयरन ऑक्साइड भी मिलाया जाता है, पर मुख्य घटक ये तीन होते हैं, चूना, सिलिका और एल्यूमिना। जिसमें चूने की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 60 से 65%। सिलिका जो होता है ये 20 से 25% होता है, सिलिका यानी कि जो बालू रेत होती है वो। और एल्यूमिना जो होता है ये होता है 4 से 8%। बाकी के जो परसेंट होते हैं वो किसके होते हैं? वो होते हैं मैग्नीशियम के और आयरन ऑक्साइड के। तो इसमें मुख्य घटक ये तीन होते हैं, चूना, सिलिका और एल्यूमिना। और इसके परसेंट इस तरीके से है, कभी परसेंट आपसे एग्जाम में पूछ ले तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, वैसे तो सीमेंट 14 तरह की होती है, अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन जो मुख्य सीमेंट होती है सब में वो कौन सी होती है? पोर्टलैंड सीमेंट होती है। ज़्यादातर घरों में किसका प्रयोग किया जाता है? पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो ब्रिज वगैरह बनते हैं तो ब्रिजेस वगैरह में रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो ब्रिज बनते हैं तो वो पानी में गहराई में जब कॉलम खड़े किए जाते हैं तो उतना स्पेस छोड़ दिया जाता है, पानी को रोक कर रखा जाता है। तो वहाँ पर ऐसी सीमेंट का प्रयोग किया जाता है जो बहुत जल्दी, जिसका जो सेटिंग टाइम होता है वो बहुत कम होता है और वो जल्दी सेट हो जाती है, इसलिए रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। वैसे सीमेंट का जो सेटिंग टाइम होता है, इनिशियल सेटिंग टाइम, इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो कितना होता है? वो होता है 30 मिनट्स, 30 मिनट्स। लेकिन जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है
इनिशियल सेटिंग टाइम और जो फाइनल सेटिंग टाइम होता है, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है, वो होता है 10 आवर्स। ठीक है, 10 घंटे लगते हैं पूरी तरीके से सीमेंट को सेट होने में, और जो थोड़ा समय लगता है सीमेंट को केवल सेट होने में कि हाँ सीमेंट जम गई है, आप इसके ऊपर थोड़ा पानी डाल सकते हो, तो वो लगते हैं 30 मिनट का समय लगता है। तो इस तरीके से आपसे समय भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जो है वो है पीतल। पीतल मिश्र धातु है। पीतल किससे मिलकर बनी होती है, तो पीतल जो है वो तांबा और जस्ता से मिलकर बनी है। तांबा व जस्ता, ठीक है, ये तांबा और जस्ते से मिलकर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है। कठोर बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तांबे का, क्योंकि तांबे की जो चमक होती है थोड़ी सोने से मिली हुई होती है, इसीलिए उसमें तांबा मिला दिया जाता है। और मालूम है सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है, सोने की शुद्धता मापी जाती है कैरेट के द्वारा। जैसे कि 24 कैरेट, 24 कैरेट अगर लिखा हुआ है तो उसमें 90% जो होगा वो क्या होगा, गोल्ड होगा। उसके बाद में अगर उसमें लिखा हुआ है 22 कैरेट, 22 कैरेट लिखा हुआ है मतलब कि उसमें कितने, इसमें 99% रहेगा, ठीक है, गोल्ड। जो 24 कैरेट होगा इसमें 99% क्या होगा, गोल्ड। लेकिन जो 22 कैरेट का होगा उसमें 90% क्या होगा, गोल्ड। 90 से 92% क्या होगा, गोल्ड। बाकी का जो 10% होता है वो क्या होता है, वो या तो एल्यूमिनियम होता है या फिर कॉपर होता है, पर ज़्यादा मात्रा में वो क्या होता है, कॉपर होता है। तीसरा जो आता है, तीसरा वो क्या होता है, 18 कैरेट, 18 कैरेट, 18 कैरेट का होता है, और इसमें 75% जो होगा वो क्या होगा, वो होगा गोल्ड। बाकी का जो 25% होगा वो होगा कॉपर या फिर एल्यूमिनियम। ठीक है, तो जो आप सोने के बिस्किट वगैरह खरीदते हैं, सोने के इस ईंटें वगैरह खरीदते हैं, वो कौन से कैरेट की होती है, वो होती है 24 कैरेट की। लेकिन जो आप अपनी ज्वेलरी वगैरह बनवाते हैं तो वो या तो 22 कैरेट की होगी या फिर 18 कैरेट की। जिसके ऊपर ऐसा हॉल मार्क लगा होता है ना, एच बना होता है, वो होता है 22 कैरेट का। ठीक है, लेकिन जिस पर कोई हॉलमार्क नहीं होता है और सोना एकदम ठोस दिखाई देता है तो वो कितने कैरेट का होता है, वो होता है 18 कैरेट का, 18 कैरेट का। मतलब कि उसमें जो सोना है वो 75% है, बाकी की जो अशुद्धियां हैं वो कितने प्रतिशत है, वो है 25%। तो सोने की जो भी शुद्धता मापी जाती है वो मापी जाती है कैरेट के द्वारा। और आपको अगर सोने की शुद्धता मापने का ज्ञान नहीं है तो ये ज़रूर आप देखिएगा ये वीडियो, ताकि आप ज्वेलरी खरीदने जाए तो आपको पता लग जाए कि दुकानदार आपको बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है। क्योंकि सोना जितना ज़्यादा नरम होता है वो उतना ज़्यादा प्योर होता है, और जितना ज़्यादा वो सॉलिड होगा, ठोस होगा, मतलब उतना ज़्यादा ही वो मिलावटी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है। स्टील को, अब स्टील है, अभी हमने लोहे की बात की थी, अब स्टील है, तो स्टील में कठोरता प्राप्त करने के लिए या कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें मिलाया जाता है क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है, क्रोमियम। क्रोमियम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सोने का लैटिन नाम, सोने का लैटिन नाम है ओरम, सिंबल है इसका एयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदी का लैटिन नाम। अब चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, सोने का तो ओरम होता है, लेकिन चांदी का क्या होता है, अर्जेंटम। क्या होता है, अर्जेंटम। सिंबल होता है इसका एजी। ठीक है, आप लोग केवल सिंबल से ही जानते हैं लेकिन उसका लैटिन शब्द, लैटिन नाम नहीं जानते हैं, तो क्या है इसका, अर्जेंटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप लोग, बहुत सारे लोग सोने चांदी की ज्वेलरी यूज़ करते होंगे तो उनको धुलवाते होंगे, उनमें पॉलिश करवाते होंगे, काली पड़ जाती होगी, तो वो किसका प्रयोग किया जाता है उसको शुद्ध करने के लिए, तो उसमें प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का। किसका, नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, और इसका फॉर्मूला होता है HNO3। लेकिन बहुत सारे लोग गांव में
बोलते हैं लेकर जाते हैं, मतलब एक केमिकल लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि लाओ आपकी चांदी या सोने की ज्वेलरी है, आपको धुलवानी है क्या, आपकी जो भी ज्वेलरी है पुरानी हो गई है, उसकी चमक चली गई है, तो क्या आपको धुलवानी है क्या। तो लोग क्या करते हैं कि हाँ धुलवा लेते, चलो घर बैठे कोई आ गया है धुलवाने के लिए तो धुलवा लेते। तो वो धोते किसके द्वारा है, वो धोते हैं अम्लराज के द्वारा। किसके द्वारा, अम्लराज। इसको कहा जाता है एक्वारेजिया सॉल्यूशन, एक्वारेजिया सॉल्यूशन। और ये करता क्या है आपको पता है, ये जैसे ही आपकी ज्वेलरी पर डाला जाएगा तो उसमें से जो भी सोना होगा, जो भी चांदी होगी, वो लिक्विड के फॉर्म में उसके पास चली जाएगी। ठीक है, जो भी व्यक्ति उसको धोने के लिए आया है, मतलब कि आपकी चांदी या सोने के ज्वेलरी है, वो उसमें से कुछ सोना और कुछ चांदी अपने साथ लेकर चले जाता है, आपको बेवकूफ़ बनाकर चले जाता है। और वो जो भी सॉल्यूशन यूज़ करता है उसका नाम है एक्वारेजिया सॉल्यूशन। और ये किस किस से मिलकर बना होता है, तो ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल, रेशो में होता है। ये 3 होगा तो ये 1 होगा, तो ये इस रेशो में होता है। और इन दोनों को मिलाकर ही क्या बनता है, अम्लराज, एक्वारेजिया सॉल्यूशन। इन दोनों को मिलाकर जैसे ही आप किसी ज्वेलरी के ऊपर डालेंगे तो उसमें से कुछ हिस्सा धुल जाएगा और उस सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, और उसमें से जो भी व्यक्ति रहेगा उस सॉल्यूशन को अलग कर लेगा और सोने चांदी को अलग करके अपने साथ लेकर चला जाएगा वो। ठीक है, तो बेवकूफ़ बनाते हैं आपको लोग, इसलिए सतर्क रहिए। ठीक है, साइंस में आपको सतर्क रहने की भी चीज़ें सिखाई जा रही है। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा या खाने का जो सोडा, खाने का जो सोडा होता है, बेकिंग सोडा या खाने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और फॉर्मूला होता है इसका NHCO3। ठीक है, सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है N। और बाइकार्बोनेट के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, बाइकार्बोनेट के लिए प्रयोग किया जाता है, सॉरी, सोडियम का सिंबल होता है Na। क्या आएगा इसका आंसर, NaHCO3, ये इसका फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, या आप इसको बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, हाँ इसका प्रयोग मालूम है आपको, ये चीज़ों को फुलाने के काम आता है। जैसे कि आप शक्करपारे वगैरह बनाते हैं और साथ में क्या होता है, खमण वगैरह बनाते हैं, तो चीज़ों को फुलाने के लिए और कुरकुरा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बेकिंग सोडे का या खाने के सोडे का। अगर आपको एसिडिटी हो रही है और आपके घर में इनो अवेलेबल नहीं है तो भी आप बेकिंग सोडे का प्रयोग कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, तो एक गिलास में थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, आधा गिलास, और उसमें से बिल्कुल चुटकी भर या थोड़ा सा ज़्यादा सोडा मिला दीजिए और उसको पी लीजिए, तो आपकी एसिडिटी भी खत्म हो जाती है। तो घरेलू उपचार के लिए, पर ज़्यादा इसका उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि इसका ज़्यादा उपयोग करने के कारण आपकी किडनी खराब भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धावन सोडे का रासायनिक नाम, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। वो सोडियम बाइकार्बोनेट था और ये है सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला है इसका Na2CO3, वो था NaHCO3, ये है Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कब, कपड़े के ऊपर से जंग के दाग हटाने के लिए। यदि आपके कपड़े के ऊपर टमाटर के दाग लगे हुए ना, कभी कभी टमाटर खाते हैं उसके भी दाग लग जाते हैं, तो टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल ये होता है। ठीक है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, तो आप उससे भी हटा सकते हो। उसके बाद में जो ब्लड होता है ना, ब्लड बैंक में ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए भी ऑक्जेलिक अम्ल मिलाया जाता है उसमें, ताकि आपका ब्लड जो है उसमें जमे ना, उसके क्लॉट ना बने बॉटल या पाउच के अंदर, इसीलिए उसमें क्या मिलाया जाता है, ऑक्जिलेट मिलाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल नहीं ऑक्जिलेट मिलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है किसके द्वारा? ऑक्टेन नंबर के द्वारा, ऑक्टेन नंबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बनों का। पेट्रोल हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं किस विधि के द्वारा किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं, बहुत फेमस विधि है, भंजक आसवन विधि। भंजक आसवन, 10वीं में आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी इसको, भंजक आसवन विधि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन जितने भी प्रकार के होते हैं इनके प्राकृतिक स्रोत जो होता है वो होता है इसमें कच्चा तेल। क्या होता है? कच्चा तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसोहॉल। गैसोहॉल मिश्रण होता है। गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? गैसोहॉल पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है। किसका? पेट्रोल और इथेनॉल। पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक की खोज। परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? रदरफोर्ड के द्वारा। किसने की थी परमाणु नाभिक की खोज? रदरफोर्ड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जूल बराबर होता है, एक जूल बराबर, एक जूल किसके बराबर होता है? 10 की घात 7 अर्ग के, 10 की घात 7 अर्ग के। एक जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक न्यूटन बराबर होता है। एक न्यूटन कितने बराबर होता है? कितने डाइन के बराबर होता है? तो सभी को पता होगा, 10 की घात माइनस 10 की घात माइनस नहीं आएगा, 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। एक न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिली माइक्रोन के बराबर। ठीक है, एक माइक्रोन बराबर होता है 0.001 मिली माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस एसिटिलीन और ऑक्सीजन। एसिटिलीन और ऑक्सीजन, पहले इसमें केवल ऑक्सीजन का ही प्रयोग होता था। ठीक है, लेकिन अब एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों का प्रयोग होने लगा है। जब गैस वेल्डिंग की जाती है तो उसमें एसिटिलीन और ऑक्सीजन दोनों ऐड होती है, लेकिन जब लोहे के ऊपर वेल्डिंग की जाती है तो उसमें केवल ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाँ, वेल्डिंग जब करते हैं तो रॉड को उससे बिल्कुल टच करके एकदम ऐसा प्रेशर लगाकर नहीं करना है। इसे प्रेशर लगाकर करते तो कभी भी जॉइंट नहीं बनता है, आप परेशान होते रहेंगे। ठीक है, जॉइंट बनता है उसको हल्के से टच करने पर, और जॉइंट खोलना है तो आप उसके ऊपर प्रेशर दे सकते हैं, तब जाके वो वेल्डिंग टूट जाती है। और वेल्डिंग करना है तो बिल्कुल हल्के से रॉड को उस जॉइंट के वहाँ पर रखिए और उस पर वेल्डिंग के लिए प्रेशर मतलब दबा दीजिए, उसको रॉड को गर्म कीजिए। ठीक है। गोताखोर सांस लेते हैं किसके द्वारा? जब गोताखोर अब जाते हैं तो अपने साथ में हीलियम और ऑक्सीजन के सिलेंडर ले जाते हैं। ऑक्सीजन और हीलियम, ऑक्सीजन और हीलियम के सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो वो पंप होता है ना, अस्थमा के रोगी जो अपने पास पंप रखते हैं उसमें भी ऑक्सीजन और हीलियम गैस ही होती है। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया वो है कौन सा है? बताइए। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। दूध से दही बनने में सहायक बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया।
ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है, डबल रोटी बनाने में ईस्ट का प्रयोग होता है, ईस्ट। और ईस्ट किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये किण्वन विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है, किण्वन विधि के द्वारा ही ईस्ट प्राप्त किया जाता है और उससे क्या बनाई जाती है, डबल रोटी। ठीक है, किण्वन विधि मतलब कि जो मैदा होता है उसको सड़ाया जाता है, उसका ईस्ट बनाया जाता है, उसको इतना फेंटा जाता है, 2-3 दिन के लिए रखा जाता है ताकि वो पूरी तरीके से सड़ जाए। और जब आप उसको ऐसे हिलाते हैं तो ऐसे उसमें लार से बनते, झार से बनते, झार, लार नहीं, झार से बनते, तो उसको क्या कहा जाता है, ईस्ट कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग क्यों करते हैं, ताकि जो ब्रेड है वो कैसी बने, लचीली और मुलायम, कैसी बने, मुलायम और लचीली, कैसी बने, मुलायम और लचीली, इसीलिए हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज की क्लास के 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हों, और अगर कोई समझ में नहीं आए हो, कोई डाउट हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी हमारी जो वीडियो है आपको लगातार मिलती रहेगी, साइंस के हर 50 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री तीनों को मिलाकर, पर ज़्यादा जो वेटेज रहता है वो बायोलॉजी का होता है, इसलिए बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो अपनी तैयारी जारी रखिए, बहुत अच्छे से ज़ोरों शोरों से अपनी तैयारी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो भी डाउट है आप प्लीज़ हमसे पूछ सकते हैं। तो बने रहें ट्रिकी एकेडमी के साथ में, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।